अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उन खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफात की बातें हो रही हैं उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, और हुक्मरान अशराफिया अवाम से कितनी ज्यादा लाताल्लुक है या कितनी ज्यादा डिस्कनेक्ट है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। गजा में फलस्तीनियों का एक ऐसा ग्रोह है जिसे इसराइल सपोर्ट करता है, क्या तफसीलात हैं, वो ग्रोह गजा के अंदर क्या कर रहा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। बाकी कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है, जो हुक्मरान अशराफिया का एक तरह से आपको डिस्कनेक्ट नजर आता है पाकिस्तान की आवाम के साथ, उसमें आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी। हालिया दिनों के जो वाकयात हुए आजाद कश्मीर में, अगर आप उन लोगों को देखें जो अरसा दराज से आजाद कश्मीर में सियासत कर रहे हैं, वहां पे कोई वजीर आजम रह चुका है, तो कोई सीनियर मिनिस्टर रह चुका है, कोई किसी और आईनी ओहदे पे रह चुका है, वो किस किस्म की बातें करते रहे कि भाई यहाँ पे कोई भी नहीं निकलेगा, अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगी, उनके तो बस दो ही मुतालबात थे, आटा और चीनी, आटा और बिजली, उसके बाद कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। इस सारी एपिसोड से पता चला कि जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है ये कितनी लाताल्लुक है, यानी इसको समझ ही नहीं है कि ग्राउंड पे अवाम क्या सोच रही है, ग्राउंड पे अवाम के क्या जज्बात हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह हमने देखा कि सीनियर कश्मीरी जो लीडरान हैं वो जिस किस्म के बयानात देते रहे कि कुछ भी नहीं होगा, हुकूमत ने जब एक्शन लिया तो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, राजा फारूक हैदर साहब इस किस्म की बातें करते रहे, दीगर मोजिज इनके लीडरान इस किस्म की बातें करते रहे, और वैसा ही डिस्कनेक्ट आपको पाकिस्तान के अंदर भी नजर आता है कि जो एक तरफ आपकी हुक्मरान शराफिया है, आप उनके प्रोटोकॉल देख लें, दीगर चीजें देख लें, और टोटल डिस्कनेक्ट है जमीन से, टोटल डिस्कनेक्ट है जमीन पे बसने वाले आम बंदे से, पाकिस्तान में रहने वाले आम बंदे से, उसके क्या मसाइल हैं और इनके क्या मसाइल हैं। अब अचानक आपको पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की खबरें नजर आ रही होंगी। लेकिन अगर आप इस सारे मामले को देखें, जब से ये लोग इक्तदार में है, क्या कोई भी ऐसा एक अवामी मामला है जिसके ऊपर इन्होंने एक दूसरे से इख्तलाफ किया हो? बिजली महंगी हुई, यहां से चीनी एक्सपोर्ट हो गई, चीनी महंगी होगी, पीका का कानून बन गया, यहां पे और भी बहुत कुछ होता रहा। गुज़िश्ता रोज ही खबर आई कि IMF ने कहा है कि जी जो अदादो शुमार हैं उसमें कई अरब डॉलर के मसाइल हैं, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से कारोबार समेट के जा रही हैं। क्या उसके ऊपर आपने इनको इख्तलाफ करते हुए देखा? क्या किसी अवामी मसले के ऊपर आपने देखा कि इन्होंने एक दूसरे को कहा कि भाई तुम अच्छे नहीं हो, या तुम बहुत अच्छे हो, या तुम बहुत बुरे हो? और फिर अगर इनका कोई इख्तलाफ है तो ये जनाब हुकूमत से अलहदा हो जाए। आज पीपल्स पार्टी वाले कहें नून लीग को कि भाई आप एतमाद का वोट लें, तहरीक अदम एतमाद लाने की जरूरत भी नहीं है, आज कह दें और तो हुकूमत गिर जाएगी। फिर कल भी इनके वुजरा वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंसिस वगैरह करते रहे कि जी वो 2024 का इलेक्शन ऐसा था वैसा था। भाई 2024 का जो इलेक्शन था उसी के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो आसिफ जरदारी साहब सदर बने। तो ये जो सारी लड़ाई है ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको कहूं कि अत्तर काजमी से इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, फिर थोड़ी देर बाद मैं एक और बयान जारी करूं कि अत्तर काजमी से राब्ता, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश, ये ऐसे ही अवाम के शऊर की तौहीन की जा रही है इन सारे मसाइल के अंदर भी। अब इसका जो लिंक है वो पहली स्टोरी के साथ है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अवाम के साथ टोटल डिस्कनेक्ट। ये समझते हैं कि अवाम रोटी को चोची कहते हैं, इन्होंने टोटल एक तरह से लाताल्लुकी की भी है अवाम से, और अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं अगर ये खड़े हो जाते हैं कि भाई हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, ये चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है, ये चीनी एक्सपोर्ट क्यों हो रही है, चीनी इंपोर्ट क्यों हो रही है, किसानों को रेट नहीं मिल रहा। अगर पंजाब के अंदर गंदम का रेट नहीं मिला तो क्या सिंध में रेट मिला? अभी अगर पंजाब की हुकूमत किसानों को अगले साल का रेट नहीं दे रही तो क्या सिंध की हुकूमत दे रही है? तो ये इख्तलाफात जो है बस वो बातों की हद तक है, मीडिया की हद तक है। इनको पता चल गया है कि अगर हमने अपने वोटर सपोर्टर को मुतहरिक करना है, कोई वोट बैंक में अपने इजाफा करना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी वाले पहले सुबाइयत की तरफ सियासत करते हैं, सुबाइयत वाली बातें करते हैं, अब नून लीग ने भी पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या इससे पंजाब में बसने वाली आवाम के ऊपर कोई असर पड़ेगा? सिंध में बसने वाली आवाम पे कोई असर पड़ेगा? क्या वो ये समझते हैं कि ये एक हकीकी सियासी और असूलों की लड़ाई है? कतन ऐसी बात नहीं है। जो जमीन के ऊपर लोग समझते हैं, देखते हैं, वो पूरी कौम के सामने, और उसकी एक झलक आपको आजाद कश्मीर के अंदर भी नजर आई है। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं हमास और इसराइल के दरमियान। मिस्र में ये मुज़ाकरात होंगे गजा के हवाले से। अब इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज भी 2 दर्जन के करीब वहां पे फलस्तीनियों को शहीद किया गया। इस वक्त भी इसराइल की
फौजी कार्रवाई, वहां पे वो जो बमबारी कर रहा है वो अभी भी जारी है। कल भी इसको बीबीसी रिपोर्ट करता रहा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त गजा में एक ऐसा ग्रोह है, फलस्तीनियों का ग्रोह है, जिनका लिंक शिद्दत पसंद जो ग्रोह हैं, जो खुद को इस्लाम पसंद ग्रोह भी कहते हैं, उनके साथ भी है। दाइश के साथ उसको जोड़ा जाता है। शाम के अंदर जो ग्रोह हैं उनके साथ जोड़ा जाता है। ये जो ग्रोह इस वक्त गजा के अंदर ऑपरेट कर रहा है, उनको सपोर्ट अमेरिका और इसराइल कर रहा है। उनको असला दिया जा रहा है, उनको फोन दिए जा रहे हैं, उनको गाड़ियां दी जा रही हैं। और ये फलस्तीनियों का एक ग्रुप है, पॉपुलर फोर्सेस इनको कहा जाता है। और कहा यह जा रहा है कि जब वहां से हमास को हटा दिया जाएगा तो इस ग्रोह के हवाले गजा को कर दिया जाएगा, और उसके लिए उसको तैयार किया जा रहा है। नई रिक्रूटमेंट उसके अंदर हो रही है। 3000 से ज्यादा उसके लोग अब तक रिक्रूट हो चुके हैं। हालिया दिनों में स्काई न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया, ये सामने आप देख सकते हैं। Guns, cash, American aid, investigations reveal Israel support for Gaza, Malaysia. इसराइल इस मलेशिया को, फलस्तीनियों की इस मलेशिया को गजा के अंदर सपोर्ट कर रहा है, और इनके लिंक्स जो हैं वो दाइश के साथ हैं इस मलेशिया के। और शाम के अंदर जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें HTS ग्रुप भी है, जिसका ताल्लुक शाम के सदर के साथ है, उनके साथ इनके लिंक्स हैं। ये पूरी स्टोरी स्काई न्यूज की है, जिसमें उन्होंने इनकी गाड़ियां भी दिखाई हैं, इनका कैश भी दिखाया, और कैसे ये वहां पे सारा काम कर रहे हैं। गार्डियन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इजराइल बैक्ड मलेशिया ग्रुप्स पोटेंशियली थ्रेटन न्यू पीस प्लान फॉर गजा। कहा यह जा रहा है कि ये ग्रोह वहां पे लूट मार भी करता रहा है, दीगर जराइम में भी मुलविस रहा है, और इसको मुकम्मल इसराइल की हमायत हासिल है। ये जो एरिया है जिसमें ये बेस्ड हैं, वहां पे कोई बमबारी नहीं हो रही इसराइल की जानिब से, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और इस ग्रुप के जो लीडरान हैं उनको ये वादा किया गया है कि गजा का कंट्रोल आपके हवाले किया जाएगा और आप सारा निजाम चलाएंगे गजा का। खैबर पख्तूनख्वा से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये सामने आप देख सकते हैं, केपी की जो काबीना है उसने ये अप्रूव किया है कि 9 मई के हवाले से जो जाली मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। केपी कैबिनेट अप्रूव्स विड्रॉल ऑफ फॉल्स May 9 केसेस फाइल्ड बाय केयर टेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो केयर टेकर हुकूमत के दौर में जो मुकदमा दर्ज किए गए थे 9 मई के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं कि कितने केस वापस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर वहां पे इंतखाबात के हवाले से और एंटी करप्शन की तहकीकात के हवाले से है। वहां पे जो मशीर एंटी करप्शन है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, उन्होंने ये कहा है कि अदालत की जानिब से उनको इजाजत मिल गई है, और केपीके के तमाम 13 जो सूबाई हलके हैं जहां पे मुबैना तौर पे धांधली हुई थी, उनकी छानबीन की जाएगी। और जो भी मुतासरा इनका रुकन है वो फॉर्म 45 के साथ दरखास्तें दे सकता है। आपको पता है कि तैमूर सलीम झगड़ा ने पहली दरखास्त दी हुई है, उसको तहकीकात को रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी अप्रोच किया गया। फिर कुछ लोग जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब ये तहकीकात हो सकती हैं। और अब मुसद्दिक अब्बासी साहब ये वीडियो पैगाम के जरिए सबको बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हल्के के अंदर फॉर्म 45-47 के हवाले से तहकीकात हों तो आप फॉर्म 45 लेके आ जाएं, दरखास्त दें, क्योंकि ये कलेक्टिव एक तरह से तहकीकात नहीं हो सकती। हर हल्के के हवाले से इंडिविजुअल जब तक दरखास्त नहीं देगा इसके ऊपर मजीद तहकीकात नहीं हो सकती। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, एक वो जो वहां पे मुबैना धांधली हुई और जो लोग उसमें मुलविस थे, जो अफसरान उसमें मुलविस थे, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात अब मजीद आगे बढ़ेंगी। और दूसरी खबर यह है कि 9 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं उन मुकदमात को भी वापस लेने की मंजूरी दे दी है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक एक्स के साथ राब्ते में हैं, तहकीकात जारी हैं, मजीद शवाहिद सामने आएंगे कि कहां से इस अकाउंट के ताने बाने मिलते हैं, कौन इस अकाउंट को चला रहा है, जल्द ही नताइज आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसको बंद किया जाए। इस हवाले से एक शहरी ने दरखास्त वगैरह भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे भी मामला चल रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि हम एक्स के साथ राब्ते में। अब देखते हैं कि जी इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट एक्स बंद करता है या नहीं करता। हुकूमत तो ये कह रही है कि जल्द इसमें आपको नताइज नजर आएंगे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, तालिबान के जो वजीर खारजा हैं, वो जल्द भारत का दौरा करेंगे। और बीबीसी इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान और चीन का असर और रसूख कम करने की कोशिश या सिक्योरिटी गारंटी। तालिबान वजीर खारजा का पहला दौरा इंडिया
کتنا اہم ہے۔ اب اس حوالے سے جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو افغانستان کے اندر سورسز یہ بتا رہی ہیں کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کا دورہ کریں گے، اور بھارت نے ان کے اوپر جو سفری پابندیاں وغیرہ ہیں اس کے اوپر سے وہ پابندیاں بھی ہٹائی ہیں، لیکن اس چیز کو کنفرم نہیں کیا کہ کیا طالبان کا کوئی وفد بھارت کا دورہ کر رہا ہے۔ لیکن افغان سورسز نے بی بی سی کو یہ کنفرم کیا ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ وہاں پہ جائیں گے۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جس طرح بی بی سی نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کیا یہ کوئی سیکیورٹی گارنٹی وہاں پہ لینے جا رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان اور چین کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش ہے؟ جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے پاکستان کے، پہلے تو ان کے ساتھ تعلقات بڑے مثالی تھے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر الزام ہی یہ لگتا تھا، اشرف غنی صاحب کی حکومت ہو، حامد کارزائی صاحب کی حکومت ہو، امریکن ایڈمنسٹریشن ہو، وہ مسلسل پاکستان پہ یہ الزام لگاتے رہے کہ افغان لیڈرشپ جو ہے، طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں روپوش ہے اور پاکستان ان کی مدد کرتا ہے، اور اب تک اگر وہ سروائیو کر سکیں تو صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے کر سکیں۔ پھر جب کابل فال ہوا، وہاں سے جو انخلا ہوا، یہاں سے ہمارے امپورٹنٹ شخصیات وہاں پہ گئیں، جنرل فیض کو بھی وہاں پہ دیکھا گیا، وہ ادھر کھڑے چائے پی رہے تھے، تو یہ سارا ایک طرح سے تاثر یہ تھا، سگنلنگ ایسی تھی کہ پاکستان اور افغان جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے۔ پھر پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اسلامی ممالک کی ایک کانفرنس کروائی اسلام آباد کے اندر، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دنیا بھر سے مسلمان ممالک کے امپورٹنٹ شخصیات یہاں پہ آئیں، انہوں نے افغانستان کو ری بلڈ کرنے کے لیے پیسہ دینے کی بات کی، لیکن پھر پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات میں کچھ سرد مہری بھی آئی۔ اس کی بنیادی وجہ وہی بنی کہ افغانستان کے سوائل سے پاکستان کا یہ درینہ موقف رہا ہے کہ بار بار پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بھارت کی جو پراکسیز ہیں وہ وہاں سے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتی ہیں۔ جس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو جتنی بھی ایسی آرگنائزیشنز تھیں جو پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتی تھیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے تھے، ان کو بھارت کی نہ صرف فنڈنگ ملتی تھی بلکہ بھارت پلاننگ میں بھی شامل ہوتا تھا، مختلف جگہوں پہ ان کے قونصلیٹ تھے، اور وہ سارے ثبوت پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھی دیے، میڈیا کے سامنے بھی رکھے۔ لیکن خیال یہی تھا کہ اگر جب طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو معاملات بہتر ہوں گے، انفارچونیٹلی معاملات اس طرح بہتر نہیں ہو سکے۔ تو اب یہ جو دورہ طالبان کے وزیر خارجہ کا دورہ افغانستان ہے تو اس کے اوپر یقیناً پاکستان کی نظر بھی ہوگی، لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک ہمسایہ ملک ہے، ہم کٹ کے تو نہیں رہ سکتے، بھارت ہو افغانستان ہو، ہمیں سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اگر طالبان کے تعلقات بھارت کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو پاکستان کو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں مسئلہ ہوگا؟ ہاں، مسئلہ صرف اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر بھارت وہاں پہ آ کے پھر وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے چل رہی ہیں، اور جس قسم کی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پاکستان اعتراض کرتا ہے۔ اگر پاکستان کسی اور ملک کی سرزمین بھارت کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو بھارت بھی ضرور اعتراض کرے، کوئی ثبوت بھی دے، لیکن اگر بھارت کے اور طالبان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، خطے کے اندر سارے ممالک کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، پاکستان، افغانستان، چین، آگے جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، یہ سب مل کے اگر تجارت کرتے ہیں تو اس سے تو پورے خطے کے اندر ترقی آئے گی۔ آپ یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، سارے یورپین ممالک مل کے تجارت بھی کرتے ہیں، انہوں نے یورپی یونین بھی بنا لی، آج سے 100 سال بھی نہیں بلکہ 70-80 سال پہلے یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، ملینز آف ملینز لوگ مارے گئے، جو جنگیں ہو رہی تھی یورپ کے اندر۔ ابھی بھی یورپ کے اندر بہت سارے سرحدی تنازعات بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طرح معاملات کو چلاتے رہیں۔ تو اگر بھارت کے تعلقات افغانستان سے بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان کو جو اعتراض ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، دہشت گردی کے حوالے سے اور اس کی سپورٹ کے حوالے سے۔ لیکن اوور آل اگر اس خطے نے ترقی کرنی ہے تو تمام ممالک کو مل کے اسٹریٹجی بھی بنانی ہوگی اور مل کے چلنا پڑے گا، ادروائز یہ خطہ جو ہے باقی دنیا سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خطے کا ایک ملک ترقی کر جائے اور باقی سارے بھوکے ننگے مر رہے ہوں، سب نے مل کے ایک دوسرے کو اٹھانا ہے، اور یورپ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔